नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के श्रृंखला के अंतर्गत ये 11वीं वीडियो लेक्चर होगा, उसमें स्वागत होगा। 10वीं वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उपनिषदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीनेस की क्या डिफिनीशन थी, हैप्पीनेस कैसे प्राप्त किया जाता है, इन विषय वस्तुओं पर हम लोगों ने समग्रता से चर्चा किया था। इसमें के अंतर्गत हम चर्चा करते हुए एक सेंटर पॉइंट पे पहुंचे थे जिसका नाम है आनंद की अवस्था, जिसे कई नामों से विभूषित किया जाता है। हम वहां तक पहुंचे थे जिसे सच्चिदानंद कहा गया, आ ब्रह्मानंद कहा गया, ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, मोक्षदा मतलब कई नाम हैं। कुछ लोग में धर्म में गॉड कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है, कई नाम से विभूषित किया जाता है। उसके यथार्थ स्वरूप तक, सेंटर तक पहुंचने की क्या क्या लीला है, क्या क्या स्टेज है, हम उन विषय वस्तुओं पर इस बार इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बेसिक परिचय है। ये किताबें बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेंगी, जो लेना चाहेगा हिंदी मीडियम में वो मिल सकती है। अब हम इसी यूनिट ये वीडियो भी यूनिट 2 का ही पार्ट होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा देखेंगे पंचदासी। ठीक है, दासी का मतलब आनंद का स्थान। आनंद के जो स्थान है उसकी हम बात करेंगे। जब ऐसे आनंद की बात करें तो यहाँ पर सपोज दैट इसको हम बात करते हैं सच्चिदानंद। सपोज दैट ये गोला है जहाँ पर वेदांतिक फिलोसफी बताता हूँ। हैप्पीनेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड 3 कैटेगरी: विश्वानंद, काव्यानंद, ब्रह्मानंद। तो ये बढ़ता कैसे है, इसका विकास कैसे होता है और इसके स्टेज में क्या क्या है, हम इस पर बात करेंगे। तो थोड़ा सा एक ये जोड़ लें और ये देखते हैं। यानी यहाँ पर एक हो गया सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा सा गोला बनाएंगे और इसको 3 डायमेंशन में बांट देंगे। ठीक है, एक तरफ हो जाएगा विश्वानंद, दूसरी तरफ हो जाएगा काव्यानंद और तीसरी तरफ हो जाएगा ब्रह्मानंद। ठीक है, ये तीनों सेंटर पॉइंट, ये गड़बड़ हो गया, स्टेज बनेंगे ऐसे। ये विकास क्या स्टेज है, ये इस तरीके से बनेगा जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये हो गया ब्रह्मानंद, ये हो गया काव्यानंद और ये स्टेज हो गया विश्वानंद। इस तरीके से बनाइएगा। ठीक है, और इन तीनों में पहुंचने के लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है। इन तीनों तक पहुंचने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको कहते हैं ध्यान से समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था जिसको योग के विधि से पाया जाता है, योग की विधि से पाया जाता है। यहाँ योग को 2 भागों में बहिरंग बहिरंग एवं अंतरंग के रूप में बांट कर देखें तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसमें ध्यान, धारणा, समाधि को लिया जाता है। ठीक है, ये विषय वस्तुएं हैं। तब जाकर हम सब समाधि के अवस्था पर आते हैं, तब हमारी विकास की ये कड़ी चालू होती है। और इसमें कौन सी कड़ी में क्या है उसकी भी डिटेल्स है। जैसे विश्वानंद refers to happiness experienced by individual after coming into contact with objects of desire। यानी कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट के साथ हमारा जुड़ाव होता है,
जैसे ये पानी का बोतल है, इस पानी के बोतल से जुड़ाव मेरा क्यों है? क्योंकि मेरे को प्यास लगती है, तो ये पानी प्यास बुझाने का काम किया ना। तो ये डायरेक्ट है, यानी ये जो हमारे ऑब्जेक्ट, हमारी इच्छा है, हमारी प्यास लगी है तो हमारी इच्छा की तृप्ति कर रही है, तो एक प्रकार के हेडोनिस्टिक हैप्पीनेस की बात करता है, एक्सटर्नल हैप्पीनेस की बात करता है, जिसको मैंने बताया था वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसका संबंध होता है। अब वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ पर देखेंगे, वेस्टर्न से देखें तो यहाँ पर तीन चीजें मिलती हैं जो सुख की बात किया जाता है। एक होता है ग्रीक एज, ठीक है, मिडिल एज, ठीक है, मॉडर्न एज के टाइम, तीन भागों में। ग्रीक एज में मेन रूप से तीन भागों में बांटा गया है, ये फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट है। प्री सोक्रेटिस, सुकरात को बीच में रखा जाता है, सुकरात से पूर्व, सुकरात युग और सुकरात के बाद ये तीनों का सुकरात युग। ये सुकरात से प्री सोक्रेटिस, आफ्टर सोक्रेटिस और सोक्रेटिस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सुख था वो बाहरी एक्सटर्नल यानी नेचुरल चीजों में आधारित था, नेचुरल चीजों से जोड़कर हर विषय वस्तुओं को देखा जाता था, जैसे पंच महाभूत तत्वों से ही सारी चीजों को जस्टिफाई किया जाता था। सोक्रेटिस एज में इसे क्लासिकल एज भी कहा जाता है, ग्रीक फिलोसफी का क्लासिकल एज भी इसे कहा जाता है। इस एज में देखें तो तीन फिलोसोफर हुए हैं, सुकरात खुद, सुकरात, प्लेटो और तीसरा अरस्तु, ठीक है। गुरु इनके शिष्य ये थे और इनके शिष्य ये थे और इनके शिष्य सिकंदर था, वही सिकंदर जो विश्व विजेता यूनान का था। ये क्लासिकल एज माना जाता है। सुकरात पहले व्यक्ति थे जो सुख को आंतरिक अनुभूति की तरफ, मूल्यांकन करने की तरफ लेके चले गए थे। उसके बाद ये आइडियोलॉजिकल फॉर्मेट में लेके चले गए। प्लेटो सुख को, जो हैप्पीनेस की बात की है, आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी के रूप में पहुंचाने लगे, चांद तारों की बात दिखाने लगे, उसको मध्यम मार्ग के रूप में, सुख को मध्यम मार्ग के सिद्धांत पर लेके आने में अरस्तु का बहुत बड़ा योगदान है। एक मूर्तिकार था, एक फिगर बनाया था जिसमें यूनान में एक अंक ऊपर कर दिया और एक अंक नीचे किया। तो पूछा गया कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़ा सटीक जवाब बताया था कि इसलिए किया क्योंकि जो ऊपर वाली आंख है वो प्लेटो को इंडिकेट कराती है, यानी प्लेटो की फिलॉसफी को इंडिकेट कराती है, जबकि दूसरी जो आंख है वो पूरी की पूरी अरस्तु की फिलॉसफी को दिखाती है। कहने का मतलब क्या है कि प्लेटो थे वो आदर्शवादी आइडियोलॉजिकल चीजों पर बात करते थे, इसीलिए उनका जो पूरा का पूरा सिद्धांत है थ्योरी ऑफ आइडिया पर आधारित है, जबकि जो अरस्तु थे वो प्रैक्टिकल प्लस आइडियोलॉजिकल दोनों की चीजों पर बात करते थे। इसीलिए उनके सिद्धांत को मध्यम मिडिल, थ्योरी ऑफ मिडिल पाथ के रूप में जाना जाता है, जिसे थ्योरी ऑफ जस्टिफिकेशन पर आधारित माना जाता है, देखने को मिलता है। तो ये मूल अंतर है ग्रीक फिलॉसफी के समय सुख की परंपरा। दूसरा जो फेज आता है मिडिल एज का, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाता है, यानी पूरी की पूरी आस्था पर आधारित हो जाता है, आस्तिक पर आधारित होता है। इसीलिए दूसरे युग को विश्वास का, आस्था का युग कहा गया है, श्रद्धा का युग कहा गया है, ये कई नामों से माना गया है।
जिसमें संत अंगस्टीन थे, एंसेलम और एक्विनास, 3 दार्शनिक नहीं कर सकते हैं, वो पादरी थे, चर्च के पादरी थे, और तीनों ने ईश्वर के आधार पर, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर हर चीजों को एक्सप्लेन करने का काम किया था। जबकि मॉडर्न एज में आकर हैप्पीनेस की डेफिनेशन टोटली बदल गई, जो कि साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, लॉजिकल एविडेंस के आधार पर, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के आधार पर कई डायमेंशन से बदली, और सभी डायमेंशन अलग अलग फॉर्मेट में भी थे, जिसमें से यदि देखें तो जो लोगों को लॉजिकल आधार पर जो सुख की अवधारणा बढ़ी, जिसमें बेंथम, मील और सिजविक आते हैं, जहां पर अभी यहाँ डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल थोड़ा सा हम परिचय के रूप में समझ लें कि आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में, आधुनिक मॉडर्न काल में जो वहाँ का था, उस एज के समय में वह बेंथम, मील और सिजविक का नाम मेन रूप से आता है। जबकि ये परंपरा समकालीन आधुनिक काल में आती है। आधुनिक काल में आती है तो पूरी तरीके से भौतिकतावादी हो गई, फिजिकल वर्ल्ड, मेटेरियलिज्म पर बात करने लगी, मेटेरियलिस्टिक चीजों पर बात करने लगी। और एक दो फिलोसोफर तो ऐसे हुए कि जिनका उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ईश्वर मर चुका है, ईश्वर का मर जाना ही ठीक है। ईश्वर जैसी चीजें केवल हमें ना क्या डर पैदा करती है और कुछ नहीं करती है, जिसमें नीचे का नाम सर्वोपरि रूप से लिया जाता है। तो ये चीजें हैं, ये पूरा का पूरा कार्यकाल और टाइम पीरियड बढ़ता चला गया। तो इन विषय वस्तुओं को हमें देखना है। सुख की ये ट्रेडिशनल चीजें चली आई, एक बार फिर से हमें दोनों के बीच में क्या करना है और संबंध स्थापित करके देखना है कि रियलिटी क्या है और किस फेज में हमें आराम और सुख मिल सकता है। तो ये डेवलपमेंट की, विकास की कड़ियां हैं, जहां हमने विषयानंद के बारे में पढ़ा कि जो विषय के साथ हमारे जो संबंध होता है वो ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, तब होता है। दूसरा आता है काया आनंद। ठीक है, ये हमारे टैलेंट, स्किल, करेजियस, ग्रेस, विल, इन चीजों पर आधारित होती है। एक्सपेरिमेंट, एक्सटर्नल सिचुएशंस के रिक्वायर के अनुसार ये बदलती रहती है। हर चीज मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सिमिलरिटी टू, देखिए यहाँ पर ये दोनों को मैंने पढ़ा दिया, हेडोनिक, इडोमोनिक, ये दोनों पढ़ा चुका हूँ वेस्टर्न ट्रेडिशन में, कि एक होती है हेडोनिक पर्सनल हैप्पीनेस और ये क्या होती है, साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस होती है। तो साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस में क्या क्या चीजें थी, वो चीजों की हमने बात किया था और उसको देखने का भी प्रयास किया। तो एक अंतर ये भी देख सकते हैं कि विषयानंद की चीजें हैं वो हेडोनिक है, जो कि पर्सनल हैप्पीनेस पर आधारित है, पर्सनल हैप्पीनेस पर आधारित है। जबकि दूसरा काव्यानंद की वो होती है इडोनॉमिक पर, जो कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, सब्जेक्टिव होकर चलती है और सबके कल्याण पर बात करती है। ये मूल अंतर हमने निकाल कर समझने का प्रयास किया। अब आता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का सबसे सुप्रीमेसी है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की बात की जाएगी। ये इसके लिए किसी भी प्रकार की लिमिटेशन के द्वारा नहीं होते हैं, बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड एग्जिस्टेंस के बाद ये काम करती है। तो हम उन चीजों पर भी थोड़ी सी देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज होता है, एक्चुअल रियलाइजेशन का फेज होता है, जहां पर हम सेल्फ डिस्कवरी करते हैं। यथार्थ डिस्कवरी के मतलब स्वयं की चेतना को देखकर हम आत्मा को ब्रह्मानंद की यथार्थ अनुभूति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जहां से हमारे अंदर
मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर अज्ञानता की समाप्ति हो जाती है। और रियल में इंडियन कल्चर के हिसाब से, इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हैप्पीनेस का वास्तविक महत्व, जीवन का वास्तविक महत्व यही है कि हम अपने स्वयं के स्वरूप को जाने। क्योंकि जब तक हम स्वयं के स्वरूप को नहीं जानेंगे, हम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और जब तक हम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, हम यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। तो इसके अंतर्गत हमें यथार्थ स्वरूप को समझना ही, मोक्ष की प्राप्ति करना ही, कर्मों के सभी प्रकार के बंधन से मुक्ति पाना ही विश्वानंद का, ब्रह्मानंद का यथार्थ स्टेज माना जाता है। तो हमने तीनों चीजों में अंतर पढ़ा, संबंध पढ़ा, और ये फॉर्मल चीजें भी लिख दिया हूँ कि एक बार पढ़ के आप समझ सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने की भी जो जो जरूरत थी, हमने उस चीजों को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिसके अंतर्गत हमने बेसिक रूप से क्या 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 किया, उसको हम एक बार फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं कि हमने वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी की पूरी रियलाइजेशन की चीजों को पढ़ा। तो इस दूसरी वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हमने क्या क्या सीखा कि हमने आनंद के जिस इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से यथार्थ लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ था, उसी के लिमिट, अनलिमिट यानी चरमोत्कर्ष रूप को हम जानने का प्रयास किए, और ये समझने का प्रयास किए कि हमारा उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन का, और किस मोक्ष को प्राप्ति के बाद हमारे सभी प्रकार के कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आनंद यहाँ पर कंक्लूजन कैसे लिखेंगे कि आनंद यानी ब्रह्मानंद जैसी एक ऐसी अनुभूति होती है जो हमें स्वयं के मूल्यांकन का यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कराती है, जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। या यही उद्देश्य, यही चीज हमें सभी प्रकार के बाहरी भ्रष्टाचार से समाप्त करने में, भ्रष्टाचार को समाप्त करने में, स्वयं के मूल्यांकन करने में, विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर करने में एक आधार स्तंभ के रूप में काम करती है, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन जीते हुए, निर्वहन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो श्रृंखला को समाप्त कर रहा हूं। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।